बात सबसे बड़ी खबर से करेंगे। हिजाब विवाद पर देखिए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार पिता की तरह है और पिता और बेटी के रिश्ते में विवाद नहीं, विवाद की बात करना दुख की बात है। ये तस्वीर कई दिनों से विवादों के साये में है। नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र लेने आई डॉक्टर का हिजाब सरका दिया था, जिसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने हमला बोलना शुरू किया। आंचल के रूप में कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। इस पूरे विवाद पर पहली बार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, नुसरत परवीन देश की बेटी हैं और नीतीश कुमार पिता की तरह। पिता बेटी के रिश्ते में विवाद नहीं करना चाहिए, विवाद की बात करना दुख की बात है। ये विवाद की बात है, आप लोगों ने विवाद बनाया, ये विवाद की बात है। बाप बेटी का मामला विवाद होता, ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। अरे वो बेटी है। इससे पहले कुछ ऐसा ही बयान जीतन राम मांझी ने भी दिया था। मांझी ने कहा था, नीतीश कुमार का इरादा गलत नहीं था, और वही बात पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी दोहराई थी। नीतीश जी का इंटेंशन आप देखिए, वो तो गलत नहीं है ना। वीडियो सामने आने के बाद से विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी माहौल गरमाने में लगा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साफ किया कि वो नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन नुसरत परवीन देश की बेटी है और नीतीश कुमार पिता की तरह है। ऐसे में इसको सियासी मुद्दा बनाना ठीक बात नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गयाजी में गोलीबारी। बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा, बिहार की जीत ने बंगाल में विजय का रास्ता साफ कर दिया है। बिहार ने जंगलराज को नकार दिया, अब बंगाल में महा जंगलराज से मुक्ति पानी है। पीएम के इस बयान पर सियासत गरमाई हुई है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार में बड़ी जीत मिली और अब बंगाल में भी महाविजय का रास्ता साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल के नदिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में मिली महाविजय ने बंगाल में भी जीत का रास्ता साफ कर दिया है। बिहार ने एक आवाज में जंगलराज को नकार दिया, अब बंगाल में महाजंगलराज से मुक्ति पानी है। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगलराज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगलराज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। बंगाल में जीत के बिहार कनेक्शन वाले प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस और आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर हमला बोला, तो जेडीयू ने कहा बंगाल में जंगलराज हटाना जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप पश्चिम बंगाल में बिहार के संदर्भों की चर्चा करने की जगह सच और सच्चाई बताइए। जो जीतन राम मांझी जी ने स्वीकार किया है, उसको आप बताने का काम कीजिए, ताकि देश की जनता भी जान सके कि आप लोग किस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीतने का मंत्र अपनाए हुए हैं। विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है। बंगाल का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है कि जो महाजंगल राज पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उससे निजात पाने के लिए आगामी चुनाव में एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिम बंगाल में बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ जो वातावरण बनाया है, वो हिंसक होता जा रहा है। ये लोग हिंसा की राजनीति को प्रमोट कर रहे हैं। ये लोग देश को खंड खंड में बांटना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता इस बार इनको दौड़ा के वहां से भगाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल सेट कर दिया है। मोदी ने बंगाल में जंगलराज जैसे हालात बताकर बिहार में जिस मुद्दे पर जीत मिली है, उसे बंगाल में शिफ्ट कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अगले साल देखिए 7 फरवरी से भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में झारखंड से घरेलू क्रिकेट खेल रहे बिहार के लाल ईशान किशन का भी नाम शामिल है। T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन के चयन से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। पटना का पुत्र, झारखंड घरेलू क्रिकेट का कप्तान ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा। ईशान किशन की वापसी पर देखिए पटना में खुशी देखी जा रही है। खास करके वो खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं काफी खुश हैं। उनका ये कहना है कि अब T20 वर्ल्ड कप देखने में काफी मजा आएगा, दिलचस्प होगा। ईशान किशन की वापसी का बहुत इंतजार कर रहे थे। न्यूज़ 18 संवाददाता ने खिलाड़ियों से खास बातचीत की। बिहार के ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हुई है और इसके साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप की जो लिस्ट आई है, फाइनल लिस्ट, उसमें ईशान किशन का नाम शामिल किया गया है। ईशान किशन, उनका परिवार तो खुशी अपनी जाहिर कर चुका है, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं जो आगे भविष्य में अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पल बहुत खास है, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ ईशान किशन से सीखते हैं और एक टारगेट रहता है कि ईशान किशन की तरह बनना है। एक नन्हा क्रिकेटर है। सबसे पहले हम इससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? रामरुख। ईशान किशन की वापसी हुई है टीम इंडिया में, पता है आपको? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा। खुशी है इस बात की? हाँ। बिल्कुल, देखिए इसे खुशी है। आपको भी खुशी है? हाँ। वापसी हुई है तो हाँ। लग रहा है कि अच्छा बिहार के क्रिकेटर अच्छा खेलेंगे अब। हाँ। आप बताओ, क्या नाम है? शामू। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिहार का लड़का खेल रहा है इंडिया के T20 वर्ल्ड कप। हाँ। तो अच्छा ही खेलना चाहिए था कि बिहार से भी टैलेंट निकलेगा तो अच्छा रहेगा। बिहार में पता चलेगा कि बिहार में भी अच्छे प्लेयर रहते हैं। जितना जल्दी उसने कमबैक किया उतना जल्दी किसी और ने तो नहीं किया। हाँ। उसके पास टैलेंट स्टार्टिंग से ही था, उसको निकाल दिया गया। हाँ। लेकिन वो लगा रहा, छोड़ा नहीं उसने। प्राउड फील हो रहा है और भी बहुत प्लेयर लोग के लिए प्राउड फील होगा। हाँ। ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप के लिए आ गए फिर से वापस। हाँ। फिर से बैट्समैन। तो ईशान किशन पसंद है? हाँ। फॉलो करते हो आप उन्हें? नहीं। मतलब खुशी है अभी? हाँ। आपको भी खुशी है? हाँ। कि अच्छा है वापसी हो गई है तो? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी कि वापसी होगी ईशान किशन? हाँ, उम्मीद तो थी। अभी T20 वर्ल्ड कप देखने में मजा ज्यादा आएगा। हाँ। क्रिकेटर है भविष्य के, अभी ये लोग खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी बहुत खुशी हो रही है। वापसी तो करनी ही थी, थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई है। ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हुई है, लेकिन अब जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसे देखने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि भारत का मैच तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे बिहार का जो ईशान किशन है वो भी उस टीम में शामिल होगा। इसलिए दुगनी खुशी के साथ ये जो क्रिकेटर हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो मैच का आनंद उठाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। देखिए पीएमसीएच की पहचान अब बदल चुकी है, तो रोज नई सुविधाओं की सौगात मिल रही है। वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग के पहले फेज के उद्घाटन के बाद अब नए भवन में ही यहां पर मेडिकल इमरजेंसी सुविधा भी शुरू हो गई है। लेकिन अंदर की तस्वीर दिखाने से पहले ये जानना जरूरी है कि पीएमसीएच के इमरजेंसी में प्रवेश कैसे मिलेगा। देखिए सबसे पहले अंडरग्राउंड पोर्टिको से अस्पताल के मुख्य द्वार तक पहुंचना होगा और फिर वहां पर सेंसर के जरिए दरवाजा खुलेगा और सामानों को स्कैन करने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के नए भवन में अब ओपीडी के अलावा इमरजेंसी मरीज भी भर्ती हो सकेंगे। आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है और अत्याधुनिक सुविधाओं का अब इमरजेंसी मरीजों को भी लाभ मिलेगा। अब तक बेड की मारामारी होती थी, पैरवी के बाद मरीज भर्ती होते थे, लेकिन अब नए भवन में देख सकते हैं कि इमरजेंसी वार्ड भी तैयार हो चुका है और अब पुराने भवन से जो मरीज हैं वो अब इसमें शिफ्ट कराए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अंदर जब एंट्री लेंगे, ये पूरा जो है पोर्टिको एरिया है और इससे जब अंदर एंट्री लेंगे तो ये सेंसर वाला दरवाजा है, ये अपने आप खुल जाएगा और उसके बाद जो लगेज है, जो सामान है, उसकी स्कैनिंग कराई जाएगी और ये स्कैनर मशीन है जिसको इंस्टॉल कर लिया गया है। जो भी पेशेंट और अटेंडेंट आएंगे उनके साथ जो लगेज है, सामान है, वो पहले स्कैन होगा और ये देखिए यहाँ पर ये हाईटेक मशीनें यहाँ पर इंस्टॉल करा दी गई है। पहले सामानों की जांच होगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, तब जाकर मरीज जो है वार्ड में शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो परिजन है उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ भर्ती थे मरीज आपके? इमरजेंसी पीएचसी। इमरजेंसी में। अच्छा, अब तो क्या कहा गया कि नए भवन में चलिए? हाँ, वार्ड में चलिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
ठीक लग रहा है। अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर है, उनसे हम बातचीत करेंगे और बेड की भी स्थिति दिखाएंगे आपको, वार्ड की। क्या लग रहा है, जो अब इमरजेंसी का इंतजार था वो खत्म हो गया? हाँ, इमरजेंसी का इंतजार खत्म हो गया। पहले इस बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग इंडोर वगैरह मेडिसिन का शिफ्ट किए थे, आउटडोर भी मेडिसिन का शिफ्ट कर दिए थे। अब 60 बेड का जो है सो इमरजेंसी वार्ड भी शुरू कर दिए हैं और उसमें जाइएगा, जाने के बाद आपको लगेगा कि उसमें मॉनिटर है, सक्शन है, ऑक्सीजन सप्लाई है, मतलब सब जितनी भी सुविधा होनी चाहिए था जो एक मॉडर्न हॉस्पिटल में होता है वो हम दे रहे हैं। PMCH का स्वरूप बदलने लगा है। 5462 बेड का हॉस्पिटल बनना है, लेकिन 2 टावर के उद्घाटन के बाद पहले OPD और उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी की शिफ्टिंग चल रही है और आज से शुरुआत हो गई है। हमने दिखाया आपको कि अब मरीज जो है यहां भर्ती होंगे और आगे आपको दिखाएंगे कि वार्ड में क्या इंतजामात हैं। अब जो है क्या मरीजों को पैरवी की जरूरत होगी, क्या कोई परेशानी होगी, क्योंकि ये हाईटेक तैयारी है हाईटेक अस्पताल में। और एक पटना से बड़ी खबर है, देखिए न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आयुष चिकित्सकों की ज्वाइनिंग की डेट आगे बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर तक अब योगदान कर सकेंगे आयुष डॉक्टर। और ऐसे में डॉक्टर नुसरत परवीन से जुड़ी हुई जानकारी भी लोग जानना चाह रहे हैं कि वो कब ज्वाइन करने वाली हैं। तो आपको बताते चलें कि अभी तक उनकी ज्वाइनिंग का इंतजार है। राज्य स्वास्थ्य समिति के ED अमित कुमार पांडे ने जारी किया पत्र और तिथि बढ़ाए जाने की सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही जानकारी दी थी। और देखिए बात करते हैं सक्षमता परीक्षा की। सक्षमता परीक्षा 4.0 का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी किया है और इस परीक्षा में कुल 14,936 शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें से 4,932 शिक्षक सफल घोषित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के परीक्षा का पास प्रतिशत 33.02% रहा। कक्षा 6 से 8 में 387 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 266 शिक्षक उत्तीर्ण हुए। वहीं कक्षा 9 से 10वीं में 592 शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें 354 शिक्षक पास हुए। वहीं कक्षा 11 से लेकर के 12वीं की अगर बात कर लें तो 231 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 130 शिक्षक सफल रहे। तो आनंद किशोर ने यह बताया है कि सक्षमता परीक्षा 5 का आयोजन जो है वो जनवरी और फरवरी महीने के बीच में किया जाएगा और ये अंतिम चरण होगा। सभी विद्यार्थियों के सभी प्रमाण पत्रों, मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स के सत्यापन हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम DVS ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। और देखिए अगली खबर बाढ़ से है, जहां पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर परिषद ने अस्पताल और दयाचक में आश्रय स्थल का निर्माण करवाया है। 20 बेड वाले निःशुल्क आश्रय स्थल में रोज 20 से 25 लोग आते हैं। उन मरीजों के परिजनों के लिए भी कारगर साबित हो रहा है जिनका मरीज अस्पताल में भर्ती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना सह शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर में रहने वाले आश्रय स्थल बनाया गया है। यहाँ सर 20 बेड का अथी है, तो सब कम्बल, CCTV कैमरा की निगरानी है, शुद्ध पेयजल है और मैंने जो भी रास्ता में अस्थायी के लिए मैंने जो भी व्यक्ति हैं उनको यहाँ सुविधा मिलता है, कोई निःशुल्क सेवा है। ठंड बढ़ते ही अनुमंडलीय के नगर परिषद के द्वारा यानी बाढ़ नगर परिषद द्वारा अस्थायी आश्रम स्थल का निर्माण किया गया है। ये अस्थायी आश्रम स्थल बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में बना हुआ, जहाँ आप देख सकते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन के तहत ये बनाया गया है निःशुल्क अस्थायी आश्रम स्थल, जिसमें 20 बेड लगाए गए हैं और ठंड है तो कंबल और हर चीज़ की सुविधा यहाँ दी गई है। नगर परिषद ने ये तो इंतजाम कर दिया है, लेकिन अभी भी बाढ़ शहर में या बाढ़ नगर क्षेत्र में अनुमंडलीय प्रशासन के द्वारा या फिर नगर परिषद के द्वारा अलाव का इंतजाम नहीं किया गया है। आश्रय स्थल तो लोगों को राहत का सबब दे ही रहा है, लेकिन इसमें अलाव की भी जरूरत महसूस हो रही है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। भागलपुर में देखिए कल से कड़ाके की ठंड है, शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। पछुआ हवा चलने से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी ने सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है।
अब जिले के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। ठंड का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है। काम न मिलने के कारण मजदूर सुबह से ही चौराहे पर खड़े होकर काम का इंतजार करते नजर आ रहे हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव तापते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिले में शीतलहर का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर जहां जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को 9 बजे से 4 बजे तक कर दिया है, वहीं सड़कों पर जो आप देख सकते हैं कि आज आम दिनों की तरह जो आवाजाही होती थी वो नहीं हो पा रही है और कम ही लोग जो है सड़कों पर निकले हैं। वहीं अभी हम शीतला स्थान चौक पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी संख्या में जो है मजदूर जो है यहाँ पर खड़े हैं। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है सर, घूम घूम के जाते हैं, क्या करें। कोई सरकार कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं मिल रहा। परेशानी हो जाता है सर, बाल बच्चे को पालना मुश्किल हो जाता है ठंडे में और फिर प्लस 2 दिन से ऐसा ठंडी बढ़ा हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा, हम लोग घूम घूम के चले जाते हैं, बाल बच्चा ही परेशान होता है। देख सकते हैं कि ठंड के कारण जो है जहां आम लोग परेशान है, वहीं जो रोज मजदूरी कर अपना पेट भरते हैं उन्हें भी काफी दिक्कत हो रही है और 2 दिनों से जो है मजदूरी नहीं मिल रही है, जिसके कारण मजदूर भी ठंड से परेशान। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में देखिए ठंड अब प्रचंड है। इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। आज वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी पटना जू पहुंचे। उन्होंने कहा कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी ठंड लगती है, लेकिन पटना जू में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रमोद चंद्रवंशी आज मंत्री पद संभालने के बाद पहली बार पटना जू पहुंचे थे। ठंड प्रचंड है और प्रचंड ठंड में पटना जू में भी जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और विभागीय मंत्री भी यहां पहुंचे हैं। सर, पटना जू में तमाम इंतजामों को आपने देखा है और पदभार ग्रहण करने के बाद पटना जू भी आज पहुंचे हैं, क्या कुछ निर्देश दिया आपने? बस निर्देश के पहले ही सारी व्यवस्थाएं यहाँ खड़ी है। मुझे निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने फिर आकर के एक मंत्री के विभाग के मंत्री होने के नाते मैं एक बार आकर के मुआयना किया कि क्या क्या व्यवस्थाएं खड़ी है। तो करीब सभी व्यवस्थाएं जो ठंड से बचने के लिए जानवर को जो चाहिए वो सब व्यवस्था यहाँ पर्याप्त है। हाथियों के लिए जो है सरसों का तेल मालिश किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं से संतुष्ट दिखे आप? मतलब जानवरों के लिए बेस्ट इंतजाम है। हाँ, जैसे हम आप ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़ा पहन रखे हैं, उसी तरह से जानवरों को ठंड से बचने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई है। बिल्कुल। तो औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे यहाँ पर, तमाम तस्वीरों को इन्होंने देखा और साफ तौर पे कहना है व्यवस्थाएं अच्छी है। जैसे इंसानों को ठंड लगती है वैसे ही जानवरों को भी ठंड लगती है और उसी के मद्देनजर पटना जू प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। जानवरों को ठंड से बचाने की पूरी कोशिश जू प्रशासन की तरफ से की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए